गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने जो धर्म थे उन धर्मों को कंप्लीट किया है, जैसे जैन धर्म, इस्लाम हो गया, पारसी धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया। इन सभी धर्मों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। गहनता से धर्मों के बारे में अध्ययन किया था। एक एक धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मगध राज्य का उत्कर्ष, यानी मगध राज्य के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो, ताकि आपके दोस्त अपने इस लूसेंट के माध्यम से जो आप आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर वंचित न रहे। उन परीक्षाओं को जो है गहनता से उनका आंसर करके आए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, हिम्मत मत हार, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। हिम्मत मत हार, रख हौसला वो समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर न बैठो, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की, मगध राज्य का उत्कृष्ट। मगध राज्य का उत्कर्ष, इसकी शुरुआत करते हैं। तो मैं मगध राज्य के बारे में आपको डीपली से अध्ययन करवाने वाला हूं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो दोस्तों, बात करते हैं मगध राज्य के बारे में। मगध राज्य के विस्तार के कारण क्या थे? मगध राज्य के विस्तार के कारण पूछे जाते हैं। तो विस्तार के कारण क्या थे? विस्तार के कारण क्या थे मगध राज्य के? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि क्या विस्तार के कारण थे। यानी बहुत सारे जो है साम्राज्य हुए थे, राज्य हुए थे, लेकिन मगध इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? मगध की जानकारी हमें क्यों पढ़नी पड़ती है? मगध के ही क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर क्यों पूछे जाते हैं? ऐसा मगध साम्राज्य के अंदर क्या था? तो ये जानकारी हम जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो यानी सर्वप्रथम बात करें तो मगध जो साम्राज्य है, इसकी मगध साम्राज्य की जो है ये राजनीतिक शक्ति जो श्रृंखला थी, राजनीतिक शक्ति श्रृंखला, ये क्या थी? राजनीतिक जो शक्ति श्रृंखला है ये इसकी मजबूत थी। राजनीतिक शक्ति श्रृंखला जो है ये इसकी मजबूत थी। और दोस्तों, बात करें इसके अलावा भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण, और भौगोलिक कारण के अंतर्गत हम देखें तो भौगोलिक कारण में हम देखें तो मगध साम्राज्य के भौगोलिक कारण में लोहे अयस्क के भंडार और धातुओं की उपलब्धता पाई जाती है। लोहे अयस्क के भंडार, लोहे अयस्क भंडार। और दूसरी बात है हाथियों की उपलब्धता, यानी युद्ध करने के लिए जब जाते थे तब जो बाद के समय के अंदर जो राजा महाराजा थे उनके सैनिक थे, घोड़े पे जाते थे, हाथियों पर जाते थे। तो मगध साम्राज्य के अंदर हाथियों की उपलब्धता, यानी हाथी बहुत ज्यादा थे। उपलब्धता, हाथियों की
उपलब्धता के कारण या लोहे अयस्क के भंडार के कारण, ये दो इसके कारण है जिसके कारण मगध साम्राज्य का विस्तार बना था, या राजनीतिक शक्ति श्रृंखला के कारण मगध राज्य का विस्तार बना। तीसरी बात है इसकी आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि, आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध। तो दोस्तों आर्थिक क्षेत्र किसे, आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध थे, यानी इनकी भूमि क्या थी, उपजाऊ थी, समृद्ध इसमें यानी भूमि क्या थी इनकी, उपजाऊ थी, भूमि उपजाऊ, ये विस्तार का प्रमुख कारण है। और इसके अलावा विस्तार का प्रमुख कारण क्या है, इसके अलावा विस्तार का प्रमुख कारण क्या है, तो दोस्तों इसके अलावा विस्तार का प्रमुख कारण है कि जो मगध है ये गंगा व सोन नदी के मध्य स्थित था। मगध किसके मध्य स्थित था, तो दोस्तों जो गंगा और सोन नदी है, गंगा और सोन नदी के मध्य स्थित था, यानी पानी की फुल व्यवस्था थी, मध्य स्थित था, ये इसका कारण है। ये भी ध्यान में रखना है, गंगा और सोन नदी के मध्य स्थित था, यानी पानी की भरपूर मात्रा थी किस साम्राज्य के अंदर, मगध साम्राज्य के अंदर, तो ध्यान में रखना है। और दोस्तों तकनीकी शस्त्र इनके पास है, तकनीकी शस्त्र भी बहुत ज्यादा थे, किनके पास थे, तो ध्यान में रखना है मगध साम्राज्य के पास तकनीकी शस्त्र। और तकनीकी जो शस्त्र है ये दो प्रकार के इनके पास शस्त्र थे, ये ध्यान में रखना है, दो प्रकार के शस्त्र थे। और दो प्रकार के शस्त्र कौन कौन से थे, तो इनके पास रथ मुसल नाम का एक शस्त्र था, कौन सा था, तो ध्यान में रखना है रथ मुसल, रथ मुसल नाम का शस्त्र था। और दूसरा कौन सा था, तो दूसरा शस्त्र था महाशिला कंटक, दूसरा कौन सा था, महाशिला कंटक, ये इनके पास जो है ये शस्त्र थे, ये ध्यान में रखना है। तो ये इतने जो कारण है, ये इन कारणों के कारण मगध साम्राज्य का क्या था, विस्तार था, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी विस्तार के प्रमुख कारण राजनीतिक शक्ति श्रृंखला, भौगोलिक कारण के अंतर्गत लोहा अयस्क के भंडार उपलब्ध थे, हाथियों की बहुत ज्यादा उपलब्धता थी, और तीसरा आर्थिक क्षेत्र के अंदर समृद्ध थे, यानी इनके पास जो भूमि थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, उपजाऊ थी। और गंगा और सोन नदी के मध्य ये मगध साम्राज्य स्थित था, यानी पानी की बहुत मात्रा थी, पानी उपलब्ध मात्रा में था। और इसका अगला कारण है तकनीकी शस्त्र, यानी युद्ध के समय इनके पास शस्त्रों की जो है कोई कमी नहीं थी। रथ मूसल नाम के शस्त्र थे और महाशिला कंटक नाम के दो प्रकार के इनके पास शक्तिशाली शस्त्र थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें कि मगध साम्राज्य के अंदर शासकों की श्रृंखला क्या थी, पूछा जाता है शासकों की श्रृंखला, शासकों की श्रृंखला, शासकों की श्रृंखला क्या थी, तो मगध साम्राज्य के अंदर शासकों की श्रृंखला थी। यानी पहला कौन सा वंश था, हर्यक वंश, मगध साम्राज्य के अंदर वंश कौन सा था, हर्यक वंश, ये ध्यान में रखना है। पहला कौन सा वंश था, हर्यक वंश, ये मगध साम्राज्य का प्रथम वंश था। और हर्यक वंश के शासक कौन कौन से थे, तो ध्यान में रखना है, पहला शासक है बिंबिसार, कौन सा है, तो बिंबिसार, ये प्रथम शासक था। दूसरा शासक कौन सा था इसका, यानी बिंबिसार के पुत्र कौन थे, अजातशत्रु, दूसरा शासक था अजातशत्रु, ये जो है अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु। तीसरा इनका शासक था, उनका नाम है उदयन, क्या नाम है, उदयन। और चौथा इनका शासक था, उनका नाम है नागदशक, नागदशक। यानी प्रथम जो वंश था मगध साम्राज्य का वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश के 4 प्रमुख शासक हुए थे जिनकी जानकारी हमें मिलती है। प्रथम शासक कौन था, तो बिंबिसार प्रथम शासक था, अजातशत्रु दूसरा,
तीसरा उज्जैन और चौथा नागदशक है। यानी बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र है उज्जैन और उज्जैन का पुत्र है नागदशक है। ये चार जो शासक है ये हर्यक वंश के अंदर हुए थे। और दूसरा वंश कौन सा है? दूसरा वंश कौन सा है? तो दूसरा वंश है शिशु नागवंश। दूसरा वंश कौन सा है? तो दूसरा वंश है शिशु नागवंश। और शिशु नागवंश के बारे में बताऊं तो शिशु नागवंश के शासक कौन कौन से हुए थे? शिशु नागवंश के शासक कौन कौन से हुए थे? तो शिशु नागवंश का प्रथम शासक हुआ था शिशुनाग। शिशु नागवंश का प्रथम शासक कौन था? शिशुनाग। और दूसरा शासक कौन था? यानी कालाशोक। दूसरा शासक कौन था? कालाशोक। ये जो है दो शासक, इन दो शासकों की जानकारी हमें शिशु नागवंश से मिलती है। यानी जो शक्तिशाली शासक थे शिशु नागवंश के, वो दो शासक हुए थे जिनकी जानकारी मिलती है। और इनके बारे में ही जो अपनी परीक्षाएं हैं, जो परीक्षाएं हैं एग्जाम में, उनके अंदर इन दो शासकों के बारे में पूछा जाता है। और तीसरा वंश कौन सा था? तो तीसरा वंश था नंदवंश। तीसरा वंश कौन था? तीसरा वंश था नंदवंश। और नंदवंश के दो शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहला शासक था महापद्मनंद। महापद्मानंद, ये ध्यान में रखना है, महापद्मानंद। ये नंदवंश के प्रथम शासक थे। और दूसरे थे गणानंद। दूसरे शासक कौन थे? गणानंद। ये दूसरे शासक थे गणानंद। ये दूसरे शासक थे। यानी नंदवंश के बारे में भी हमें दो शासकों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? पहला है महापद्मानंद और दूसरा है गणानंद। इन दो शासकों के बारे में जो जानकारी है ये जानकारी हमें नंदवंश से मिलती है। यानी मगध साम्राज्य के अंदर तीन प्रकार के वंश हमें मिलते हैं। तीन वंश कौन से हैं? हर्यक वंश, शिशु नागवंश और नंदवंश। हर्यक वंश शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, चार शासक हुए थे। शिशु नागवंश के अंदर शिशुनाग और कालाशोक दो शासक हुए थे। और जो नंदवंश है, नंदवंश के अंदर दो शासक हुए थे, महापद्मानंद और गणानंद। आई होप कि जो मैंने आपको ये इतनी जानकारी दी है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों समझ में आई है तो इस वीडियो को है ये अपने दोस्तों को शेयर करना है। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो आगे मैं इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब बात करें कि मगध जो साम्राज्य था, कौन सा मगध साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे मगध साम्राज्य के? तो बात करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। बात करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो मगध के संस्थापक पूछे जाते हैं। मगध के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मगध साम्राज्य के संस्थापक थे वृहद्रथ। कौन से थे? वृहद्रथ जो है वृहद्रथ, ये इसके संस्थापक थे। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वृहद्रथ। वृहद्रथ या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मगध साम्राज्य के संस्थापक है वृहद्रथ, या वृहद्रथ जो है ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये संस्थापक थे। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वृहद्रथ जो है ये मगध साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे। और बात करें वृहद्रथ की हत्या किसने की थी? वृहद्रथ की हत्या किसने की थी? और बात पूछे कि मगध जो है इसकी राजधानी पूछी जाती है। राजधानी क्या थी? तो दोस्तों गिरिवर्ज। गिरिवर्ज जो है ये मगध साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी।
मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गिरिवर्जिया राजगृह, गिरिवर्जिया राजगृह, राजधानी क्या थी? गिरिवर्जिया राजगृह जो है ये इनकी क्या थी? राजधानी थी। ये आपको ध्यान में रखना है, गिरिवर्जिया राजगृह राजधानी थी। और बात करें तो वृत्रथ, इनकी हत्या किसने की थी? वृत्रथ की हत्या, तो वृत्रथ की हत्या की थी बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार के द्वारा वृत्रथ की क्या की गई थी? हत्या की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, वृत्रथ की हत्या किसने की थी? बिंबिसार ने हत्या की थी। मगध साम्राज्य का संस्थापक है वृत्रथ और राजधानी गिरिवर्जिया राजगृह क्या थी? राजधानी थी। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं, यानी मगध साम्राज्य की स्थापना वृत्रथ ने की थी और वृत्रथ की हत्या करके बिंबिसार के द्वारा जो है हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। तो अब शुरुआत करते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश, हेडिंग लगाओ हर्यक वंश। तो अब बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो दोस्तों हर्यक वंश, इसके संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे भाई? बिंबिसार जो है, यानी मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे वृत्रथ, इनकी हत्या बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार ने इनकी हत्या कर हर्यक वंश की स्थापना की थी। और बिंबिसार का उपनाम भी मिलता है। बिंबिसार का उपनाम क्या है? तो दोस्तों यहां पे लिख देता हूं उपनाम। उपनाम भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। उपनाम है श्रेणिक। श्रेणिक जो है ये बिंबिसार का क्या है? उपनाम मिलता है। बिंबिसार का उपनाम मिलता है श्रेणिक। और दोस्तों बात करें बिंबिसार, यानी राजधानी क्या थी? राजधानी इन्होंने यहीं रखी थी। राजधानी क्या रखी थी? तो राजधानी गिरिवर्जिया राजगृह। गिरिवर्जिया राजगृह जो है ये क्या थी? ये राजधानी थी। गिरिवर्जिया राजगृह ये बिंबिसार यानी हर्यक वंश की राजधानी थी। और पूछा जाता है, यानी बिंबिसार जो है इनका प्रिय हाथी के बारे में पूछा जाता है। तो प्रिय हाथी कौन सा था? प्रिय हाथी कौन सा था? तो ध्यान में रखना है, प्रिय हाथी का नाम है सेयनाम। सेयनाम ये जो है ये बिंबिसार का क्या था? प्रिय हाथी था। सेयनाम इनका प्रिय हाथी था। और इनका राजवेद्य कौन था? पूछा जाता है राजवेद्य के बारे में। किनके राजवेद्य? तो राजवेद्य है बिंबिसार। तो राजवेद्य का क्या नाम था? राजवेद्य का नाम था जीवक। राजवेद्य का क्या नाम था? तो जीवक। ये बिंबिसार के राजवेद्य थे। और दोस्तों बात करें जीवक जो राजवेद्य थे, यानी अब की तरह पहले के टाइम में कोई डॉक्टर तो होते नहीं थे, यानी जो एमडी किए हुए हैं या अदर कोई डॉक्टर तो थे नहीं, लेकिन पहले के टाइम में राजवेद्य थे, यानी जड़ी बूटियों के द्वारा क्या करते थे? इलाज करते थे। देसी जड़ी बूटियों के द्वारा जो इलाज करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? राजवेद्य कहा जाता था। और राजवेद्य का नाम क्या है? तो जीविक। किसके राजवेद्य थे? बिंबिसार के राजवेद्य कौन थे? जीविक जो है ये बिंबिसार के राजवेद्य थे। और दोस्तों जीविक जो राजवेद्य है इन्होंने दो जो शासक थे या दो व्यक्तियों का इलाज किया था। इन्होंने महात्मा बुद्ध का इलाज किया था। किसने किया था? महात्मा बुद्ध। ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, यदि महात्मा बुद्ध का इलाज किस वंश के जो राजा है जिनके राजवेद्य थे जिन्होंने किया था? तो महात्मा बुद्ध का इलाज बिंबिसार के राजवेद्य जीवक के द्वारा किया गया था। किसका इलाज किया गया था? महात्मा बुद्ध का। ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें तो इन्होंने अवंती के राजा थे। अवंती राजा थे। और अवंती राजा कौन थे? जिनका नाम मिलता है चंद्रप्रदोत। अवंती राजा थे
चंद्र प्रद्योत। चंद्र प्रद्योत का इलाज किसने किया था? ये भी जीविक राजवैद्य ने किया था। अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत, इनका इलाज किसने किया था? इनका इलाज भी जीविक ने किया था। चंद्र प्रद्योत को पांडु रोग या पीलिया रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? पांडु रोग भी बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है? तो इसे ध्यान में रखना है, पीलिया। पांडु को क्या बोला जाता है? पीलिया रोग भी बोला जाता है। ये किसे हो गया था? चंद्र प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया था। और पीलिया रोग तो इसका इलाज किसने किया था? तो जीविक नाम के जो राजवैद्य थे बिंबिसार के, इन्होंने दो व्यक्तियों का इलाज किया था। और उन दोनों का नाम क्या है? तो उन दोनों का नाम मिलता है, एक तो है महात्मा बुद्ध और दूसरे है अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत। अवंती के राजा कौन थे? चंद्र प्रद्योत। इन दोनों का इलाज किया था। आई होप कि दोस्तों जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है, लाइक और शेयर करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि राज्य विस्तार, किन का राज्य विस्तार है, राज्य विस्तार किस तरह से किया था। अगर ये इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। आप एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो बिंबिसार के द्वारा राज्य विस्तार जो है किस प्रकार किया गया था? तो बिंबिसार जो अपना राज्य विस्तार करता था ना, वो किस प्रकार करता था? वैवाहिक संबंध बना के। किस प्रकार करता था? तो वैवाहिक संबंध बना के जो है कौन है? बिंबिसार जो है ये अपना राज्य का विस्तार करता था। अब बात करते हैं राज्य विस्तार के बारे में। राज्य विस्तार तो बिंबिसार के द्वारा राज्य विस्तार किस प्रकार किया गया था? बिंबिसार ने राज्य विस्तार यानी वैवाहिक संबंध बनाकर किया था। पहली बात करें तो वैवाहिक संबंध किससे बनाया था? वैवाहिक संबंध बनाया था। राज्य विस्तार किस प्रकार किया था? तो ध्यान में रखना है, वैवाहिक संबंध बनाकर, वैवाहिक संबंध बनाकर जो है इन्होंने राज्य का विस्तार किया था। और बात करें पहला जो इन्होंने राज्य का विस्तार किया था वो कौशल नरेश यानी कौशल नरेश जो है इनकी पुत्री थी। कौशल नरेश वैवाहिक संबंध किसके साथ बनाए थे? कौशल नरेश कौन थे? परसेनजीत। और परसेनजीत की बहन कौन थी? महाकौशल। कौशल नरेश थे परसेनजीत, परसेन और जीत। और परसेनजीत की बहन का क्या नाम मिलता है? परसेनजीत की बहन थी जिनका नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? तो उनका नाम है महाकौशला। महाकौशल या महाकौशला भी कहा जाता है, महाकौशला भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौशल नरेश के जो थे परसेनजीत, इनकी बहन थी महाकौशला। और महाकौशला के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए थे यानी शादी की थी। शादी करके इन्होंने, इसे पता था यानी इसकी पत्नी कौन हो गई? महाकौशला। और कौशल नरेश यानी परसेनजीत क्या हो गए? इनके भाई। परसेनजीत किन के भाई थे? तो कौशला के भाई थे। और इनके क्या हो गए? साला। तो अगर पता है कि हमारे साला हो गए, अगर हमने इनके जो राज्य पर कब्जा कर लिया तो ये हमें मारेंगे। तो भी हमने अगर कब्जा कर लिया तो मारने से तो गए, यानी मारेंगे क्यों? क्योंकि ये अपनी जो है पत्नी है, और ये क्या है? पत्नी के भाई। और पत्नी के भाई मार थोड़ी ना सकते हैं। इसलिए क्या किया था? कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ क्या की थी? शादी की थी। और दूसरा वैवाहिक संबंध किसके साथ बनाया था? दूसरा वैवाहिक संबंध बनाया था वैशाली चेटक राजा। दूसरा संबंध बनाया था वैशाली। ध्यान में रखना है, वैशाली के थे चेटक राजा। चेटक
राजा, और चेटक राजा की जो पुत्री थी कौन है, चेलना। चेटक राजा की पुत्री कौन थी, चेटक राजा की पुत्री थी चेलना। इनके साथ क्या बनाए थे, वैवाहिक संबंध बनाए थे। यानी इसे पता था चेलना क्या है, पत्नी, और एक क्या है, चेटक राजा इसके ससुर है, यानी ये दामाद हो गए, और दामाद की ये हत्या नहीं कर सकते। इसलिए वैशाली के चेटक राजा की पुत्री चेलना के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर वैशाली पर क्या किया, इन्होंने फिर कब्जा किया था। और बात करें तो आगे, यानी जो वैवाहिक संबंध बनाए थे वो कहां पे बनाए थे, मंदर। आगे जो वैवाहिक संबंध कहां पर है, यानी मंदर। और मंदर कहां पर है, तो ध्यान में रखना है, पंजाब के अंदर। मंदर कहां पर है, पंजाब के अंदर है मंदर है। और दोस्तों बात करें मंदर, तो मंदर की राजकुमारी कौन थी, मंदर की राजकुमारी थी, मंदर की राजकुमारी क्षेमा। मंदर की राजकुमारी थी क्षेमा, और क्षेमा के साथ क्या, वैवाहिक संबंध बनाए थे। और इस प्रकार जो है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाकर क्या किया था, अपने राज्य का विस्तार किया था। ये ध्यान में रखना है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री बहन थी महाकौशला। प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला, और महाकौशला के साथ शादी करके इन्होंने राज्य विस्तार किया। फिर वैशाली के चेटक राजा की पुत्री चेल्ला के साथ शादी करके राज्य विस्तार किया। और फिर मंदर यानी पंजाब के मंदर क्षेत्र की राजकुमारी थी क्षेमा, इसके साथ शादी करके क्या किया, अपने राज्य का विस्तार किया था। आई होप कि जो मैंने आपको जो मगध राज्य के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, यानी हर्यक वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बिंबिसार, तो ये आपको जो समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। और बात करें इन्होंने उसके बाद क्या किया था, तो बिंबिसार जो है, बिंबिसार ने अंग राज्य को, किसको, अंग जो राज्य था, अंग राज्य को क्या किया था, जीता था। उसके बाद किसे जीता था, अंग राज्य को क्या जीता था। और अंग की मैंने आपको बताई थी कैपिटल, यानी राजधानी क्या थी अंग राज्य की, तो चंपा। चंपा का क्या, अंग अंग नाचे, ये मैंने आपको बताया था। तो राजधानी क्या थी, ये चंपा जो है, चंपा क्या थी, राजधानी थी। किसकी राजधानी थी चंपा, अंग राज्य की राजधानी थी। और अंग राज्य को किसने जीता, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीता था, ये ध्यान में रखना है। और अंग राज्य के राजा कौन थे, अंग राज्य यानी अंग राज्य को जब जीता तो उस समय अंग राज्य के राजा भी कौन थे, जिनको बिंबिसार ने हराकर जीता। तो अंग राज्य के राजा थे ब्रह्मदत्त। कौन थे, ब्रह्मदत्त, ये अंग राज्य के राजा थे। कौन है, ब्रह्मदत्त अंग राज्य के राजा थे, जिन्हें बिंबिसार ने हराकर अंग राज्य को जीता था। और उसके बाद दोस्तों बिंबिसार कितने वर्षों तक शासन किया था, बिंबिसार ने, पूछा जाता है कि बिंबिसार जो है इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार का शासन तो ध्यान में रखना है, बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्ष किया था, तो 52 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था। और 52 वर्षों के शासन करने के पश्चात तो उनके पुत्र कौन थे, बिंबिसार के अजात शत्रु, हत्या की गई थी। हत्या किसने की थी, इन्हीं के पुत्र थे अजात शत्रु। अजात शत्रु के द्वारा अपने पिताजी बिंबिसार की क्या की गई थी, हत्या की गई थी। तो हत्यारा कौन हो गया, इसी का पुत्र, यानी अपने बाप की हत्या करता है। कौन करता है, अजात शत्रु, यानी अपने पिता की हत्या अजात शत्रु ने की थी। तो ये क्या कहलाया, पितृहंता। अजात शत्रु क्या हो गया, तो ध्यान में रखना है, पितृहंता। अजात शत्रु क्या था, पितृहंता था। अजात शत्रु ने अपने पिताजी बिंबिसार की हत्या की थी। और बात करें तो अजात शत्रु ने क्या की थी, हत्या की थी। और अजात शत्रु हत्या करके क्या, अजात शत्रु हत्या करके आगे का जो है राजा बना था। बिंबिसार की हत्या करके अजात शत्रु
गद्दी पर बैठा था। अजात शत्रु क्या गद्दी पर बैठा था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये इतनी जानकारी समझ में आई है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इसे इरेज करके आगे अजात शत्रु और जो 3 शासक और बचे हैं हर्यक वंश के, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो हत्या किसने की थी, तो ध्यान में रखना है अजात शत्रु ने हत्या की थी, इसलिए अजात शत्रु को क्या बोला जाता है, पितृहंता भी बोला जाता है। अजात शत्रु को क्या बोला जाता है, पितृहंता भी बोला जाता है। तो अब बात करते हैं अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु के बारे में। तो दोस्तों अजात शत्रु तो अजात शत्रु को क्या बोला जाता है, पहले तो ये लगाओ, इन्हें पितृहंता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पितृहंता बोला जाता है। इन्हें पितृहंता भी बोला जाता है। और दोस्तों अजात शत्रु की बात करें, अजात शत्रु यानी उपनाम क्या है, इनका उपनाम मिलता है। उपनाम, अजात शत्रु का उपनाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। उपनाम क्या है, तो दोस्तों कुणिक जो है, कुणिक ये इसका उपनाम मिलता है। कुणिक उपनाम मिलता है। इनकी शादी हुई थी, अजात शत्रु की शादी भी हुई थी, तो पत्नी का नाम पूछा जाता है। पत्नी का नाम क्या है, वाजिरा। पत्नी का नाम क्या है, वाजिरा। ये अजात शत्रु की पत्नी का नाम है, ध्यान में रखना है। पत्नी का नाम क्या है, वाजिरा, इनकी पत्नी का नाम है। और दोस्तों शस्त्र चलाने के अंदर क्या थे, अजात शत्रु निपुण थे। क्या चलाते थे, शस्त्र चलाते थे, शस्त्र चलाते थे। और अजात शत्रु जो है ये 2 प्रकार के शस्त्र चलाते थे। कितने प्रकार के शस्त्र, 2 प्रकार के शस्त्र चलाते थे। पहला है रथ मुसल। पहला कौन सा है, तो ध्यान में रखना है रथ मुसल। रथ मुसल जो नाम का शस्त्र है ये चलाते थे। और दूसरा शस्त्र कौन सा है, तो दोस्तों दूसरा जो शस्त्र है महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। तो इन 2 शस्त्रों का प्रयोग जो है अजात शत्रु करते थे। कौन कौन से 2 शस्त्र है, रथ मुसल और महाशिलक, महाशिला कंटक, 2 शस्त्रों का प्रयोग करते थे। पत्नी का नाम क्या था, वज्रा। और दोस्तों बात करें अजात शत्रु के बारे में जानकारी मिलती है कि ये बौद्ध संगीति के क्या थे, बौद्ध संगीति यानी अजात शत्रु जो है प्रथम बौद्ध संगीति इनके शासनकाल के अंदर हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कब हुई थी, तो दोस्तों प्रथम जो बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति इनके शासनकाल के अंदर कब हुई थी, राजगृह में, राजगृह के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ये ध्यान में रखना है, राजगृह में हुई थी। और राजगृह कहां पर है, तो बिहार के अंदर। राजगृह कहां पर है, तो ध्यान में रखना है बिहार के अंदर है। प्रथम बौद्ध संगीति शत्रु अजात शत्रु के समय राजगृह बिहार के अंदर हुई थी। और बात करें प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीति है इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अध्यक्ष जो है ये ध्यान में रखना है, इनके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। अध्यक्ष कौन से थे, महाकश्यप जो है ये अध्यक्ष थे। महाकश्यप है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु ने वैशाली को जीता था। वैशाली को जीता था, किसे जीता था, वैशाली को जीता था। वैशाली इसे जीता था। और
अपने मंत्री कौन थे? अजातशत्रु के मंत्री थे वर्षकार। क्या थे? वर्षकार। मंत्री का नाम मिलता है वर्षकार। मंत्री के बारे में क्यों पूछा जाता है? तो ध्यान में रखना है, जो वर्षकार मंत्री थे इनकी सहायता से, वर्षकार जो मंत्री थे इनकी सहायता से जो है इन्होंने वैशाली को जीता था। मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली को जीता था। किसने जीता था? अजातशत्रु ने जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसके बाद उदयन ने अजातशत्रु की क्या की थी? हत्या की थी। हत्या किसने की थी? तो किसकी हत्या? अजातशत्रु। यहां पे लिख देता हूं, उदयन इनके पुत्र थे। उदयन बोलता है तो उदयन ने क्या की थी? हत्या कर दी थी। इसीलिए उदयन को क्या बोला जाता है? पितृहंता भी बोला जाता है। उदयन को क्या बोला जाता है? पितृहंता बोला जाता है। और बात करें तो जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश को क्या बोला गया? पितृहंता वंश भी बोला जाता है। हर्यक वंश का उपनाम भी मिलता है कौन सा? यानी दो हत्याएं पुत्रों ने की थी। पहली हत्या अजातशत्रु ने बिंबिसार की थी, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता बोला गया। और दूसरी बात है, यानी अजातशत्रु के शासक कौन थे? यानी अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। और उदयन के द्वारा अपने पिता अजातशत्रु की क्या की गई थी? हत्या की गई थी। इसलिए उदयन को क्या बोला जाता है? पितृहंता भी बोला जाता है। और दोस्तों बात करें उदयन के बारे में, बात करें तो दोस्तों उदयन जो है उदयन जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयन ये जैन धर्म के, किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। ये आपको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी कि उदयन जो है ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। ये ध्यान में रखना है। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र जो नगर है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्थापना ये इनके द्वारा स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। और पाटलिपुत्र दोस्तों गंगा किस नदी के तट पर है? यानी जो गंगा है, गंगा, सोन और गंडक, गंगा, सोन और गंडक नदी है, इनके संगम पर कौन सा स्थित है? तो पाटलिपुत्र। इन तीनों नदियों के जो संगम है, इन तीनों नदियों का जो क्या है? संगम है। इन संगम पर, तीनों नदियों के संगम पर जो है पाटलिपुत्र स्थित है। पूछा जाता है किन तीन नदियों के संगम पर है पाटलिपुत्र नगर जो है ये स्थित है? तो ध्यान में रखना है, गंगा, सोन और गंडक तीन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित है। और बात करें आगे जो शासक था, आगे कौन सा शासक था? नागदशक। चौथा और अंतिम शासक कौन था? नागदशक जो है ये चौथा और अंतिम शासक था। ये ध्यान में रखना है। अंतिम शासक कौन सा था? नागदशक। तो उदयन के बारे में जो है हमें इतनी ही जानकारी मिलती है, इतनी ही जानकारी जो है परीक्षाओं के अंदर उदयन के बारे में पूछी जाती है, इनमें से क्वेश्चन आता है। और नागदशक के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर बस इतना पूछा जाता है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, हर्यक वंश के अंतिम शासक जो है ये कौन थे? नागदशक जो है ये हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। और प्रथम यानी हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। मगध की स्थापना वृद्धरथ के द्वारा, और वृद्धरथ की हत्या बिंबिसार ने की थी। और बिंबिसार ने वृद्धरथ की हत्या करके हर्यक वंश की स्थापना की थी। और अंतिम शासक
नाग दशक है, ये अंतिम शासक है हर्यक वंश का। तो ये इतनी जानकारी जो है नाग दशक के बारे में, उज्जैन के बारे में मिलती है। आई होप कि मैंने मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो आज का टॉपिक था इसकी शुरुआत की थी। मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के वंश हुए थे, हर्यक वंश, शिशु नाग वंश और नंद वंश, 3 प्रकार के वंश हुए थे। आज हमने हर्यक वंश के बारे में गहनता से अध्ययन किया है, पूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की है। जो क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं उसकी दृष्टि से जो है आज हमने हर्यक वंश को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों अगर आपको आज का जो हर्यक वंश का टॉपिक है अगर आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आज की जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों कल हम शुरुआत करने वाले हैं शिशु नाग वंश और जो नंद वंश है, इन 2 वंशों को कल हम कंप्लीट करने वाले हैं, पूर्ण करने वाले हैं। आई होप कि आज की जो वीडियो है ये आपको बहुत अच्छी लगी है, आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो लाइक ठोकना है, क्या करना है, लाइक ठोकना है। दोस्तों अब अपने जो है मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।